लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी न्यूट्रल हैलोस। आज हम प्रोटॉन हैलोस की बात करेंगे। प्रोटॉन हैलोस के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, काफ़ी सारे लिटरेचर कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन हैलो होते हैं उनके केस में आपके पास जो कूलम बैरियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉन हैलो प्रोटॉन हैलो आ जाता है उसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे कूलम बैरियर रहेगा। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगी वो थोड़ी सी पिक्चर जो होगी, सॉरी पिक्चर है जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैलो के केस में थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। सो न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आप स्टेबिलिटी लाइन से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई के केस में कूलम बैरियर होने की वजह से काफ़ी सारी कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। जो प्रोटॉन एमिशन होगा वो हमेशा ही हिंडर्ड रहेगा, बिकॉज वहाँ पे कूलम बैरियर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपका वहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा रादर देन 10⁻23 जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का टाइम स्केल है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। सो बाय नाउ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर न्यूक्लियाई फार फ्रॉम द स्टेबिलिटी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाइट न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। तो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जो है उनके रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी सारा लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन लाइट न्यूक्लियाई के लिए अवेलेबल है रादर देन मिड रेंज और हैवी न्यूक्लियाई। तो ये चीज उन्होंने लिखी हुई है। तो वेरी नेचुरल क्वेश्चन कौन सा है कि इफ ए वेरी लो सेपरेशन एनर्जी ऑफ द लास्ट बाउंड पार्टिकल implies wave function that fall off with the very small factor, then one can also find nuclei with the proton halo structure। तो हमारे पास जैसे न्यूट्रॉन हेलो है, सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास होगा कि प्रोटॉन हेलो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकती है। देयर इज however very important and essential feature in the case of uncharged particle in then in the case of uncharged particle। तो जब चार्ज पार्टिकल का केस आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे कूलम बैरियर का या कूलम पोटेंशियल का केस इवॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो पिक्चर है मॉडिफाई हो जाएगी। When a proton tries to extend away from the inner core part of the loosely bound nucleus, it encounters the Coulomb potential with at the न्यूक्लियस सरफेस रीजन। तो आपके पास क्या रहेगा बेटा, आपके पास यहाँ पे जो प्रोटॉन जब जैसे ही प्रोटॉन ट्राई करेगा कोर से दूर जाने के लिए, जैसे आपके न्यूट्रॉन हेलो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे उसको क्या कूलम बैरियर पोटेंशियल कूलम बैरियर या कूलम पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बीटा डिके के बाद इमीडिएटली आपका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, आपके जो वैसे न्यूट्रॉन हेलो था आपके पास स्ट्रिप आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बैरियर देखने के लिए आपको मिलेगा। Although the wave function will still extend out from the nucleus due to the barrier theorem, basic theorem on the loosely bound quantum mechanics or quantum system and its radial structure, the amplitude will be largely quenched because of the Coulomb barrier। तो Coulomb barrier की वजह से यहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, जो आपके पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो थोड़ी सी क्वेंच होगी यहाँ पे। सो आप ऐसा इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे कि आपके पास हेलो बना है कि नहीं बना है। सो द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व even in the simplest formulation now becomes one of the three-dimensional spherical potential well with a Coulomb barrier or Coulomb potential add up for the nuclear radius outward to infinity। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, आपकी जो प्रॉब्लम होगी थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल पोटेंशियल इन एडिशन विद कूलम पोटेंशियल। आपके पास यहाँ पे वो वाली पिक्चर, आपको पोटेंशियल ले की पिक्चर को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे। एंड आपके जो प्रोटॉन हेलो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर स्टडी भी कम हुई है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओपन प्रॉब्लम्स जो आप स्टडी कर सकते हैं फॉर योर पीएचडी। ठीक है बेटा। एट दी जैसे इसमें एस प्रोसेस होता है स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर या रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर, स्टार एवोल्यूशन हो गया, स्टार सिंथेसिस हो गया, न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स आने वाले टाइम में भी अब बात करेंगे। न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स जो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स का जो कन्वोल्यूशन है, मिक्सअप है, जो उनकी बाउंड्री है, दैट इज ए हॉट टॉपिक इन दीज डेज। उसमें आप काफी सारा काम कर सकते हैं। सो एट द लिमिट ऑफ द बाउंड प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, मैनी न्यूक्लियाई हैव प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी एज लो एज 1 MeV in taking the spatial extension to measure from the breakup and dissociation reactions. No clear-cut evidence for significant increase in the mean square charge radii has been observed yet। तो इसमें क्या है, जैसे प्रोटॉन हेलो की बात करते हैं तो यहाँ पे चार्ज रेडियस जो है इतना ज्यादा यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सेपरेशन एनर्जी होगी प्रोटॉन की उसमें आपके पास एज लो एज 1 MeV आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। जैसे वहां पे कितनी थी बेटा, वहां पे 300 kV 500 kV देखने के लिए मिलती थी, यहाँ पे 1 MeV देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे कूलम बैरियर है, प्रोटॉन को छोड़ेगा नहीं न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो कूलम बैरियर है वो उसको नहीं जाने देगा बाहर।
So the observation of proton halo structure as yet is rather unclear and more systematic data are needed. तो आपके पास प्रोटोन हेलो स्ट्रक्चर जो है उसमें जो आपके पास पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है, काफी सारा काम इस पे ऑलरेडी हो चुका है एंड काफी सारा काम इस पे चल रहा है. The aforementioned issue of the presence of Coulomb barrier, however, may provide interesting spectroscopic information at the proton-rich region of the nuclear mass table approaching the proton trip line. So आपके पास Coulomb barrier के होने की वजह से काफी सारी इंटरेस्टिंग फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जितना भी लिटरेचर सर्वे अभी तक हो चुका है. तो Coulomb barrier here prevents otherwise unbound proton states from decaying and retains a quasi-bound character for the states with respect to the proton decay channel. तो मैंने जैसे पहले बताया कि यहाँ पे जो प्रोटॉन डिके होगा वो थोड़ा सा हिंडेड हो जाएगा, प्रोटॉन एज सच न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट आपके पास जो प्रोटॉन डिके चैनल होगा दैट विल बी क्वासी हिंडेड. तो जो प्रोटॉन एंड जो कोर है वो ऑलमोस्ट क्वासी बाउंड स्टेट बनाएंगे. जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूट्रॉन हेलो था उसमें न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट था, ऑलमोस्ट फ्री था, लेकिन प्रोटॉन के केस में आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी. क्वासी बाउंड स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगी. जैसे आपके पास एक प्रॉपर कोर है उसके वैलेंस न्यूक्लियन की तरह ही एक्ट करेगा, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा. The corresponding lifetime, which can range from millisecond to a few seconds, are long compared to the time scale set by the strong nuclear forces and may provide very useful tools for extracting spectroscopic information about the very proton rich nuclei. तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है जिनका लाइफ टाइम जो होगा प्रोटॉन डिके चैनल का मिली सेकंड से लेके फ्यू सेकंड तक यहाँ पे वेरी कर सकता है. So proton radioactivity will most probably become an interesting probe in that respect and will be both experimentally and theoretically a tool for the exploration of nuclear structure. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई है उनको जो प्रोटॉन रेडियो एक्टिविटी है उसको यूज करके हम काफी सारी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे. दूसरा फीचर है वो आएगा कि ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रॉन्स, जैसे होता हमारे पास जो है ऐसे मिड रेंज एंड हैवी मास न्यूक्लियाई आएंगे वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं. न्यू टाइप्स ऑफ कलेक्टिव मोड्स माइट बी रिकंसीव्ड. तो हमारे पास जो हैलो स्ट्रक्चर होगी उसमें काफी सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्किन होती है. उसकी वजह से हमारे पास नए तरह के कलेक्टिव मोड्स ऑफ एक्साइटेशन. कलेक्टिव मोड कौन से होते हैं? जिनमें आपके पास सारे के सारे जो न्यूक्लियस हैं वो साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करते हैं. तो न्यू टाइप ऑफ कलेक्टिव मोड्स मस्ट बी कंसीव्ड. द कोऑर्डिनेट्स कनेक्टिंग द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ चार्ज इज ए माइक्रोस्कोपिक मेजर एंड दस oscillatory motion can give rise to low lying electrical dipole mode and this that is called regular E1 transitions. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जैसे जायंट डायपोल रेजोनेंस होता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जायंट डायपोल रेजोनेंस आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सॉफ्ट टाइप का जायंट जीडीआर आएगा रादर देन रेगुलर जीडीआर. जैसे नॉर्मल हमारे पास लेवल के बीच में ट्रांजिशन होती है उसको हम E1 जीडीआर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे नई नए नए एक न्यू टाइप का है हमारे पास जीडीआर देखने के लिए मिलेगा बिकॉज ऑफ द न्यूट्रॉन स्किन. तो न्यूट्रॉन की वजह से न्यूट्रॉन जो आपके पास जो वैलेंस न्यूक्लियन जो आपके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो चैनल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाइब्रेशंस होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे. इसको डिस्कस करते हैं. The regular E1 mode correspond to the oscillatory motion of the core protons versus the core neutrons. लेकिन because जो रेगुलर होता है उसमें क्या होता है? एक साइड पे प्रोटॉन वाइब्रेट करते हैं, दूसरी साइड पे जो न्यूट्रॉन वाइब्रेट करते हैं. मतलब प्रोटॉन्स विल वाइब्रेट अगेंस्ट द न्यूट्रॉन कोर. ठीक है जी, प्रोटॉन एक साइड पे चले जाएंगे, जो न्यूट्रॉन होंगे एक साइड पे चले जाएंगे. सो प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास डाइपोल बन जाएंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डाइपोल रेजोनेंस आपको दिखाई देगी. दैट इज कॉल्ड रेगुलर वन, जो भी पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, जैसे मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल, ऑक्टोपोल वैसे. लेकिन यहाँ पे अब क्या आएगा? वेयर एज द सॉफ्ट वन सेकंड वन एट ए मच लोअर एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी कम रहेगी बट देन कॉरेस्पॉन्ड टू एन ऑसिलेटरी मोड ऑफ द आउटर न्यूट्रॉन्स वर्सेस द कोर प्रोटॉन्स. तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे? जो कोर वाले प्रोटॉन है उनके अराउंड जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे. जो आउटर प्रोटॉन है, जो आउटर न्यूट्रॉन की स्किन है वो क्या करेगी? कोर के प्रोटॉन्स के विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेट करेगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सॉफ्ट जीडीआर आएगा. द प्रोसेस कैन बी इलस्ट्रेटेड इन फिगर 14.15. तो 14.15 यहाँ पे शायद दे रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको. इसमें 14.15 फिगर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली फिगर है बेटा.
ठीक है। जी वाला क्या होता है बेटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर स्ट्रक्चर होती है, रेगुलर जीडीआर होता है। इसमें क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपस में वाइब्रेट करेंगे, प्रोटॉन एक साइड चले जाएंगे, न्यूट्रॉन एक साइड चले जाएंगे। पिक्चर अच्छी क्लियर नहीं है बिकॉज डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर होने की वजह से पिक्चर क्लियर नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही सॉरी आपके पास क्या होगा, जो न्यूट्रॉन है दे विल बी वाइब्रेटिंग अगेंस्ट दी कोर। उसके केस में जो जीडीआर रहेगा वो लो एनर्जी जीडीआर रहेगा, तो लो एनर्जी जीडीआर की इंटेंसिटी भी कम रहेगी एंड एनर्जी भी कम रहेगी। तो जो हाई एनर्जी जीडीआर है उसको रेगुलर जीडीआर बोला जाएगा, जो डाइपोल ट्रांजिशन आएगी वो ये वाली होगी। तो बिगर पीक एंड मोर एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेगुलर जीडीआर एंड लो एनर्जी एंड लेसर काउंट्स फॉर द केस ऑफ शॉर्ट जीडीआर। आपके पास यहाँ पे डेंसिटी प्रोफाइल्स आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, लेसर डेंसिटी आपके पास यहाँ पे आएगी फॉर द केस ऑफ, जहाँ पे सॉफ्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रेगुलर जीडीआर नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास दे रखा है। सो इसके बारे में काफी सारी कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी यहाँ पे दे रखी है बेटा। ठीक है जी। सो experimental searches for such states with regular even stress have been carried out in 11 lithium। तो 11 lithium में इसकी पॉसिबिलिटी को स्टडी करने की बात की गई है एंड पॉसिबल कैंडिडेट्स आर ऑब्जर्व्ड एट एन एनर्जी ऑफ 1.2 MeV। तो 1.2 MeV पे एनर्जी पे ये वाला कैंडिडेट हमें देखने के लिए मिला है, लेकिन बट नो क्लियर कट और यूनिक कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो कंक्लूजन यहाँ पे कोई ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज हेलो स्ट्रक्चर है, स्लाइटली स्टेबल होती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको प्रॉपर क्लियर कट एविडेंसेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल सकते। एज सच एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ड्रा कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक। इसकी लिटरेचर यहाँ इसके रिगार्डिंग नहीं लिखा हुआ है बिकॉज इट इज ए प्रेटी ओल्ड बुक, लेकिन सिलेबस में यही लिखी है तो हम यही से करेंगे। ठीक है जी। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन परफॉर्म्ड फॉर इन द केस ऑफ 11 बेरिलियम अ सिंगल हेलो न्यूट्रॉन। सो सिंगल न्यूट्रॉन हेलो जो है हमारे पास यहाँ पे उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद बोथ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टिल बाउंड। तो इस केस में हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट्स एंड ग्राउंड स्टेट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इवन ट्रांजिशंस आती है 11 बेरिलियम के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इवन जो एक्साइटेशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है वाज मेजर्ड बाय नाकामुरा ने काम किया था रिकन एट जापान में उन्होंने काम किया हुआ है। द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन दिस न्यूक्लियस appears to be 0.32 MeV and thus it is expected that even strength of the low energy resonance is mainly located in the bound state. The experiment results observed in the electromagnetic dissociation and give rise and which give information on possible collective mode in the halo nucleus 11 beryllium as shown in the figure 14.16. The data are compared with the results from the breakup reactions breakup model calculations। उन्होंने corresponding जो 11 beryllium की बेसिक सी बात बता देता हूँ इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 11 बेरिलियम के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज सिंगल न्यूट्रॉन हेलो न्यूक्लियस, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है जिसमें हमारे पास एक ही न्यूक्लियन होता है बैलेंस स्टेट में, फ्री स्टेट में जो कोर के अराउंड मूव करता है, वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है जीडीआर को स्टडी करने के लिए बिकॉज उसकी जो हायर एक्साइटेड स्टेट है वो नेगेटिव पैरिटी के, ग्राउंड स्टेट उसकी पॉजिटिव पैरिटी के मोस्टली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा जब पैरिटी चेंज होती है तो इवन ट्रांजिशन आती है। तो उन्होंने इसको स्टडी करने की बात की हुई है। तो जब उन्होंने उसको इवन ट्रांजिशन को चेक किया है कि हेलो न्यूक्लियस है उसमें इवन ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या आएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया हुआ है उसके दैट इज गिवन बाय डायरेक्ट ब्रेकअप मॉडल। उसमें ब्रेकअप के चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल डिजाइन किया गया है एंड दैट इज एबल टू एक्सप्लेन दी डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो हमारे पास रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटल उसको एक्सप्लेन ये कर पा रहा है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इवन जो स्ट्रेंथ है, जो इवन ट्रांजिशन है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से पैरामीटर चूज किए गए सारे के सारे इन्होंने लिखे हुए हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आपका स्ट्रेंथ फंक्शन है डीबी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने एक्साइटेशन एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो स्ट्रेंथ फंक्शन है उसको प्लॉट किया हुआ, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जो डॉट्स लगे हुए बेटा वो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, जो सॉलिड कर रहे हैं वो आपकी थ्योरी की लाइन है। तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है। तो हमारे पास जो इवन मोड है फॉर द केस ऑफ सिंगल हेलो न्यूट्रॉन वो भी इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क में काफी सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। बहुत सारा लिटरेचर दे रखा है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारा का लिटरेचर कवर अप करेंगे। तो सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन द ट्रिप लाइन पे। तो ट्रिप लाइन में क्या क्या दिए रखा है। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि प्रेजेंट फील्ड ऑफ एक्सोटिक नियर ट्रिप लाइंस इन पर्टिकुलर द एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ स्टडीड
Studies carried out on light neutron rich halo nuclei is merely 10 years old. तो ये वाली जो फील्ड है बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, इसमें काफ़ी सारी वास्ट वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फिजिक्स जो है अवेलेबल है, एंड आप उसको स्टडी कर सकते हैं, हेलो फिजिक्स जो है, ठीक है। एंड इज स्टिल रैपिडली डेवलपिंग। द फर्स्ट न्यूक्लियस एट द ड्रिप लाइन 6 हीलियम वाज डिस्कवर्ड मोर देन 60 years ago, but the last 10 years have been explosive, increasing in information about the loosely bound quantum system. तो अभी हमारे 2020 चल रहे, 2020 के बाद 2021 आ चुका है। अब हमारे पास हो सकता है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। आई एम नॉट इनटू दैट मच डिटेल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन काफ़ी सारा काम इस पे हो चुका है न्यूट्रॉन रिच साइड पे, लेकिन अभी जो प्रोटॉन रिच साइड है उस पे काफ़ी सारा काम बेटा पेंडिंग है। सो दिस सेक्शन हैज ट्राई टू गिव ए फ्लेवर ऑफ द फिजिक्स अबाउट फिजिक्स एंड रिसर्च ऑन द न्यूट्रॉन हेलो न्यूक्लियाई एंड प्रोटॉन हेलो न्यूक्लियाई, एंड द रीडर इज रेफर टू द रेफरेंसेस दैट आर गिवन इन चैप्टर्स फॉर इन डिटेल्ड स्टडी। तो आप डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है। इट बिकम्स क्वाइट क्लियर दैट इन द लाइट ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन द लाइट न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई, a number of surprises are almost sure to be encountered। तो ऐसी फिजिक्स, ऐसे न्यूक्लियाई में जहाँ पे हमारे पास जो लाइटली बाउंड क्वांटम सिस्टम है, वहाँ पे आपके पास सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस होंगे। आपको कुछ ना कुछ नया हर बार देखने के लिए मिलेगा जैसे ही आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की बात करेंगे। सो वी प्रेजेंट इन फिगर 14.17 टेरिटरी ऑफ एक्सोटिका। मतलब आपने कौन कौन से फीचर देख रखे हैं, ये वाली जो आप फिगर है यहाँ पे क्लियर नहीं है बेटा। आप मेरे जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड की है जो मेरी पर्सनल है, वहाँ पे आप थर्ड चैप्टर में जो बड़ा सा आपको फिगर देखने के लिए मिलता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स जो मैंने आपको बताई गई है, जो कौन कौन से फिनोमेना आप उससे देख सकते हैं। पेयर ब्रेकिंग हो सकता है, आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका जो बैक बेंडिंग हो जाती है, मैग्नेटिक रोटेशन, एंटी मैग्नेटिक रोटेशन, कायरलिटी वगैरह, सारे के सारा जो जो आपका लैंडस्केप है उसमें न्यूक्लियर फिनोमेना वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। प्रॉपरली यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं है। So an important point to make here is that is the fact that when what happens is in the element synthesis and energy production inside stars is strongly related to the physics of unstable nuclei। तो हमें ये वाला काम करने की जरूरत क्या है? पहली बात तो कि हम इतने भी फ्री नहीं है कि ये सारा दिन यही काम करते रहे, लेकिन इसको आपको करने का रीजन क्या है? So why it is necessary to explore the hollow nuclei and to go for the unstable nuclei? Because काफी सारा पैसा भी लगता है। It is a money sucking field। इसमें काफी सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे आपने पार्टिकल फिजिक्स है, काफी ज्यादा पैसा उसमें भी इन्वेस्ट होता है। तो हाई जितने ज्यादा बड़े एक्सीलरेटर होंगे उतना ही वो पैसा खाएगा आपका, उतनी ही मनी उसमें इनपुट ज्यादा रहेगी एंड आउटपुट तो उतनी कंपेरेटिवली कम रहती है। तो फिर भी ये काम करने का जरूरत क्या है कि बिकॉज आपके पास जो भी स्टार फॉर्मेशन होती है, जब आपके पास नेबुला है जहाँ भी आपके स्टार्स बनते हैं, जो आपकी गैलेक्सीज फॉर्म होती है, या उसके रिगार्डिंग आपके स्टार सिंथेसिस है, न्यूट्रॉन स्टार है, वो सारे के सारे स्टडी कहाँ पे आती है? वहाँ पे क्या क्या होता है बेटा? वहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही बनते हैं। जो आपकी बिग बैंग की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको अनस्टेबल न्यूक्लियस की स्टडी करनी पड़ती है, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो हाई टेम्परेचर है एट द बिग बैंग, जो यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर था, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल लिमिट से काफी ज्यादा आ गया है, उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टडी करना पड़ता है, सो दैट वी कैन गेट some information about the बिग बैंग एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। तो न्यूट्रॉन के अंदर कैसे कैसे, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर या जो आपके पास नेबुला है, वह जब स्टार फॉर्म होता है तो उसमें कौन कौन सी साइकिल बनते हैं? CNO साइकिल बनता है। कि उसके बाद जैसे हमारा सन है, सन कौन कौन सी साइकिल से गुजर चुका है, उसकी हाफ लाइफ हो चुकी है, इसके बाद वो क्या करेगा, वो रेड जाइंट बनेगा या नहीं बनेगा, उसके रिगार्डिंग वो कौन कौन सी साइकिल से पास थ्रू हो रहा है, हमारे पास जो लाइट आ रही है वो किस रिएक्शन की वजह से आ रही है, CNO साइकिल है, वो सारे का सारा पार्ट कौन बताएगा बेटा? इट विल बी टर्म्ड फ्रॉम दी अनस्टेबल स्टडी ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस की रिगार्डिंग स्टडी करना हमें जरूरी है, इसके बिना हम नहीं काम चला पाएंगे। जैसे हमारी, मैं पहले बताता हूँ, लिथियम है, लिथियम एज सच हमारे पास बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है। स्टार्टिंग में ज़्यादा था, लेकिन अभी जैसे जैसे लाइफ बढ़ रही है, इसके बाद हमारे पास जो लिथियम की कंटेंट है बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लिथियम की डेफिशिएंसी है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें पता चलता है। ये सारे के सारे पार्ट जो है वो कैसे पता चलेंगे? जब हम अनस्टेबल न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, उसकी बाइंडिंग एनर्जी वगैरह निकालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, स्ट्रेंथ फंक्शन निकालेंगे, तो वहाँ से सारी स्ट्रक्चर हमारी निकल के बाहर आती है। ठीक है बेटा। तो जितने भी जो हम काम करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, वो सारे के सारे हमारे हिस्ट्री से लेके आने वाली जो फ्यूचर तक वो सारे का सारा रेलिवेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑन गोइंग एक
डेड फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, डेड फील्ड नहीं है। एक बूम होता है, जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी का बूम चल रहा है, इसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट होगा, किसी और फील्ड का बूम आ जाएगा, लेकिन जो रिसर्च होती है वो हमेशा ही चलती रहती है। रिसर्च हर फील्ड में चलती रहती है। कोई थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है कोई, जैसे 1990s में 1980s में न्यूक्लियर फिजिक्स बूम था, अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है सॉलिड स्टेट पे। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या है, नो बडी नोस। ठीक है बेटा, सो इसके बारे में हम बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है